ओके, सो आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। और जो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पार्ट 1 है और इसी का जस्ट कंटिन्यूएशन में एक दूसरा लेक्चर आएगा जो कि पार्ट 2 होगा। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। So the topic is what is Python. Okay, now Python is an high-level general purpose programming language. Okay, यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, एक हाई लेवल और एक जनरल पर्पस लैंग्वेज। ओके, जिन्हें मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट भी करा हुआ है। सो अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की तो ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है, जिन्हें मे भी शायद प्रोग्रामिंग आती हो उन्हें ये चीज़ पता भी होगी। और जनरल पर्पस लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल पर्पस लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि जनरल एप्लीकेशंस बनाने में यूज़ होती है। ओके, जैसे पाइथन है। अब ऐसे कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लाइक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होंगी, या फिर कुछ एप्लीकेशंस लाइक कुछ लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड होती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लाइक किसी इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक टास्क के लिए असाइन होती हैं। लेकिन जो पाइथन है उससे हम जनरली कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में तो हमारे पास 2 तरीके की लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, अगर हम इजीली अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। ओके, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो प्रोग्रामर फ्रेंडली होती है, मतलब इजी टू रीड होती हैं, इजीली हम लोग उसे समझ सकते हैं। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन फ्रेंडली होती हैं। ओके, जिसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ होती है, बिट्स यूज़ होती हैं, बाइनरी डिजिट्स यूज़ होती हैं। ओके, उसके बाद क्या होती है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो पोर्टेबल होती है। हम अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को लिखा है तो वो हम किसी दूसरे सिस्टम में भी चला सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ हमने लो लेवल लैंग्वेज में लिखी है तो वो हम किसी और सिस्टम में नहीं चला सकते हैं। ओके, उसके बाद जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ होता है ट्रांसलेशन करने के लिए। लेकिन जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है उसमें हमारा असेंबलर यूज़ होता है। ओके, तो अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज डीपली पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जो बेसिक टर्म्स है। लेकिन आई रियली होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि जो पाइथन होती है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे ईजिली हम लोग मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पोर्ट कर सकते हैं। ईजी होती है अंडरस्टैंडिंग के वेज में। जनरल पर्पस है, दैट मीन्स हम लोग कोई भी किसी भी तरह का प्रोग्राम इससे बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा दैट जो पाइथन है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ओके, अभी मैंने इससे पहले बात करी थी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज़ होते हैं। अब अगर जिससे कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में पता है तो वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन जिसे नहीं पता है तो उसके लिए आई विल ऑब्वियसली टेल यू कि जो कंपाइलर होता है वो अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है तो वो जब तक आप पूरा प्रोग्राम नहीं लिखोगे तब तक आप उस प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर सकते हो। ओके, लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है कि अगर आपने एक लाइन भी लिखी है ना तो वो उस एक लाइन को भी एक्सेप्ट कर लेता है, उसी एक लाइन को ट्रांसलेट कर लेता है। ओके, ये इसका प्रोज है, मतलब इसका एडवांटेज है हमें। उसके बाद जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है कि अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा तो एज वी हैव सेड कि ये जो है ये पूरा प्रोग्राम एक बार में कंपाइल करता है। तो इसी वजह से कंपाइलर अगर हम लोग यूज़ करें तो हमें एरर्स भी एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ही पता चलेंगी। हम इतना ज़्यादा उसमें टाइम इन्वेस्ट कर लेंगे, शायद हमें 10 मिनट लगा कोई प्रोग्राम बनाने में और मे भी शायद उस प्रोग्राम बनाते टाइम कोई एरर है तो वो हमें प्रोग्राम के बाद ही पता चलेगी। लेकिन इंटरप्रेटर में ये चीज़ अच्छी होती है कि अगर आपने एक लाइन लिखी है तो उसमें आपको एरर शो हो जाएगी कि इस लाइन में ये एरर है। ओके, तो इंटरप्रेटर एक काइंड ऑफ टाइम सेविंग है और ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, कंपाइलर की बात करें तो इट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन इनटू अ सिस्टमैटिक कोड। कंपाइलर क्या करता है कि जो हमने सोर्स कोड लिखा है उससे पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसे रन करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है कि इट डज नॉट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन, इंस्टेड इट डायरेक्टली वर्क्स ऑन सोर्स लैंग्वेज।
जिस भी लैंग्वेज में हमने वो कोड लिखा होता है वो उसी लैंग्वेज में उस कोड को रन कर देता है। ओके, तो ये हमारे लिए भी इजी होता है इस इंटरप्रेटर की वजह से। जो यूज़र है वो सिस्टम से इंटरेक्ट भी कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक लाइन लिखी, उसे पता चल गया अच्छा यहाँ पे ये गलती है, तो वो उसे सही कर सकता है। ओके, एक लाइन पे करके भी वो उसे लाइक रन करा सकता है। तो इंटरप्रेटर ज़्यादा कनेक्टेड होता है, लाइक यूज़र्स अच्छे से कनेक्ट कर सकता है। और कंपाइलर में यही प्रॉब्लम आती है कि जब तक हम पूरा कोड नहीं लिख लेंगे तब तक हमें कोई भी एरर या कुछ भी नहीं पता चलता है। ओके, तो इसीलिए जो पाइथन है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। दैट मीन्स हम इसमें अगर एक लाइन लिख रहे हैं तो वो एक लाइन भी रन हो जाएगी, जो कि दूसरी लैंग्वेजेस में पॉसिबल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है दैट ओके, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हिस्ट्री है पाइथन की। वैसे मैंने हिस्ट्री ऑफ पाइथन एक अलग बना हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेकिन फिर भी एक व्हाट इज पाइथन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो जो पाइथन लैंग्वेज थी वो ग्यूडो वैन रॉसम ने उसे बनाया था, डेवलप किया था। ग्यूडो वैन रॉसम 31 जनवरी 1956 को बॉर्न हुए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करी थी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में 1982 में। उसके बाद ही उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम में से उन्होंने पढ़ाई करी थी। उसके बाद फिर वो नीदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन में काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो जो पाइथन लैंग्वेज थी वो सबसे पहले 1991 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद एक्चुअली जो बनना शुरू हुई थी वो 1989 में, लेकिन पब्लिश हुई थी 1991 में। और इसका जो प्रोफेशनल वर्जन है, जो एक्चुअल में जिस पे लोगों ने काम करना शुरू किया था 1994 में। ओके, अब ये बनी कहाँ पे थी? ये बनी थी सेंट्रम विस्कंडे एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च सेंटर। ओके, जो कि एक नीदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट था। उसी के अंदर एक डिवीजन था सेंट्रम विस्कंडे, जिसमें कि आईटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो करी जाती थी। ओके, पाइथन जो था वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, मतलब ये किसी कंपनी के अंदर नहीं आता था, इसके ऊपर किसी का हक नहीं था। तो कोई भी इसे लाइक ओपनली, या जो हम लोग कहते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे अभी भी ओपन सोर्स नेटवर्क्स हैं जैसे हैकर रैंक है, या फिर कोई भी इस तरह की साइट्स हैं जिसमें हम लोग ओपनली किसी भी चीज़ पे काम कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ओके, तो अब जब ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, तो अगर हम बात करें कि जैसे डॉटनेट है तो वो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो अगर डॉटनेट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्ट करेंगे। लेकिन पाइथन में क्या हुआ था कि इसमें जो भी इंडिविजुअल उसमें काम कर रहा है, उसको अगर कोई भी चीज़ में कुछ भी कमी लगती है तो वहाँ पे एक कम्युनिटी टाइप बन गई थी। जो लोग उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करते थे वो एक दूसरे की ही हेल्प करते थे। तो यहाँ पे क्या होता था कि आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, अगर किसी की प्रॉब्लम है, अगर आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है तो आप बता दीजिए, या फिर अगर आपने कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट करिए तो कोई दूसरा उसे बता देगा। तो इसी के लिए 1994 में जब इसका प्रोफेशनल वर्जन आया, जब लोगों ने एक्चुअल में इस पे काम करना शुरू किया, तो वहाँ पे एक फोरम बना, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्कशन फोरम, जहाँ पे पाइथन की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में डिस्कस किया जाता था और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता था। ओके, सो नेक्स्ट है कोड रीडेबिलिटी पे एम्फोसाइज किया गया। कोड रीडेबिलिटी अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो आप कितने अच्छे से उस कोड को पढ़ पा रहे हैं या उस कोड को समझ पा रहे हैं। ओके, अगर कोई कोड लिखा है, अगर आप किसी बिगिनर को सी या सी प्लस प्लस का कोड उसके सामने रख देंगे तो मे भी शायद उसे प्रॉब्लम होगी रीड करने में, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस या कोई भी इस तरह की लैंग्वेज में एक फॉर्मेट होता है। ओके, अगर हम सी में अगर एक प्रिंट का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो मे बी शायद 5 to 6 लाइन हो, और उस 5 to 6 लाइन में 3 to 4 लाइन उसमें हमारे कर्ली ब्रेसेस और एक पूरा फॉर्मेट होता है, मेन इंक्लूड करना, लाइब्रेरी इंक्लूड करना, ओके, हेडर फाइल्स इंक्लूड करना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन पाइथन में क्या है, अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो वो एक लाइन में आप लिखेंगे प्रिंट और वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो इसमें पाइथन में कोड रीडेबिलिटी बहुत ही अच्छी है कि अगर आप किसी इंसान को पाइथन का कोड सामने रखेंगे तो मे भी शायद उसे पढ़ के ही वो समझ जाए। ओके, तो नेक्स्ट आता है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो पाइथन है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये अपने आप में एक टॉपिक है जिसके अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सब के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो इसकी डिटेल स्टडी इस सीरीज में आगे होगी। जब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे तब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे। वैसे अगर मैं एक जनरल लैंग्वेज में बताऊं तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट। ओके, तो फ्रूट हो गई एक क्लास
और उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हो गए हमारे मैंगो, एप्पल और कीवी। इसी तरह से क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। जैसे हमारी एक क्लास है सेक्शन ए, ठीक है, तो वो हमारी हो गई क्लास, और उसके अंदर के जितने बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स उसके अंदर हैं, वो हमारे हो गए उस क्लास के ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप कि पाइथन का इतना आपको समझ में आया हो, एंड आई रियली विश कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए।